बैक टू परचम IAS। तो जैसा कि अभी हमने हाल ही में सुना है कि केंद्र सरकार ने नई सहकारी नीति की उद्घोषणा की है, जिसमें जो है अधिक स्वायत्ता एवं उभरते क्षेत्रों के विस्तार में कुछ नीतियाँ बताई गई। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि सहकारिता होती क्या है, ये सहकारी नीति क्या है। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो सहकारिता, तो भारत में जो सहकारिता का आंदोलन की जो जड़ें हैं वो भी स्वतंत्रता से पहला की है। सहकारिता से हमारा तात्पर्य होता है कि जब लोगों के द्वारा काफ़ी लोग जो है एक समूह में आके कोई उद्योग, छोटा सा उद्योग की बात करें या फिर समूह में कृषि वगैरह या फिर कुछ करते हैं, तो वो हमारी सहकारिता कहलाती है। और भारत में जो है इसकी जड़ें काफ़ी पहले से होती है, जब गांव में या फिर किसानों के द्वारा जो है आर्थिक सशक्तिकरण के लिए सामूहिक प्रयास की जाती थी और उनकी आवश्यकता भी महसूस हुई थी। अब सहकारी संस्थाओं के दशकों की अगर हम बात करें तो ग्रामीण दशकों में भारत के वित्तीय विकास में समावेशन, कृषि सहयोग एवं लघु उद्योग, ये सारी चीज़ें जो है वो सहकारिता के अंतर्गत आती है, जो सामाजिक विकास को कहीं ना कहीं मजबूती का आधार भी प्रदान करती है। हालांकि जो समय के साथ जो है इन सारी संस्थाओं के बीच में जो है राजनीतिक हस्तक्षेप भी हमें देखने को मिलते हैं। इसके अलावा पारदर्शिता की कमी एवं प्रशासनिक समस्याएं भी देखने को मिल रही। अब जो है ये संस्थाएं जो होती है, इन संस्थाओं ने किसानों को, मजदूरों एवं छोटे व्यापारियों को सस्ती सेवा एवं सामूहिक शक्ति भी प्रदान की गई है। इसके अलावा भी अगर हम बात करें तो किंतु इसमें जो है अभी हाल में भी कई सारी कमियां हमें देखने को मिल रही हैं, जिसके लिए नई सहकारी नीति की उद्घोषणा की गई थी। अब इसमें जो है इसकी वर्तमान समस्याएं क्या है, तो राजनीतिक हस्तक्षेप हमें देखने को मिल रही है, पारदर्शिता की कमी भी हमें देखने को मिल रही है। इसके अलावा लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भी गिरावट देखने को मिल रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो तकनीकी पिछड़ापन, प्रशिक्षण एवं जागरूकता की कमी एवं वित्तीय निर्भरता, ये सारी चीज़ें जो है वो सहकारिता को कहीं ना कहीं समस्याएं हैं और जिसकी वजह से जो है नई नीति की घोषणा की गई थी। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि नई नीति की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि हम सब जानते हैं कि अभी जो है बदलते समाज में आर्थिक परिवेश में सहकारी संस्था को भी पुनर्जीवित एवं आधुनिक बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो परंपरागत तौर तरीके से चल रही है, किंतु अभी जो अगर हम बात करें बहुत सारी चीज़ों में भी बदलाव हुआ है, तो इसके साथ इस नीति में भी ये बदलाव की ज़रूरत होती है। इसी के साथ इसके अलावा जो है इसमें स्वायत्ता, पारदर्शिता एवं नवाचार की शक्ति को भी बढ़ाए रखने के लिए केंद्र सरकार ने नई सहकारी नीति की घोषणा की थी। अब ये नई सहकारी नीति क्या है, तो ये जो है केंद्रीय सरकार के द्वारा 25 जुलाई को ही इसकी घोषणा की गई थी। अब इसमें जो है इसकी घोषणा सहकारी मंत्रालय के द्वारा इसमें नीति प्रस्तुत की गई थी, जिसका उद्देश्य जो है वो सहकारी संस्थाओं को अधिक बढ़ावा देना, पारदर्शिता, साथ ही उसमें जो है आधुनिक प्रणाली का भी प्रदान करना। अब इसमें जो है इसकी समृद्धि का जो लक्ष्य को अगर हम बात करें तो इसका जो लक्ष्य है वो सहकारी, अगर इसके लक्ष्य की अगर हम बात करें तो इसमें जो है सहकारी से समृद्धि के लक्ष्य को साकार करना। इसके साथ ही राष्ट्रीय सहकारी नीति का स्वरूप क्या है, तो यह नीति जो है एक सर्वस्व समावेशी राष्ट्रीय ढांचा के द्वारा प्रदान की गई है, जिसमें केंद्र एवं राज्य की सरकारें मिलकर काम करेंगी। अब इसमें जो है विशेष बल जो है वो कहीं जैविक कृषि, हरित ऊर्जा आदि पर विशेष बल दिया गया, और साथ ही जो है इसमें जो है इनकी भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण हो गई। और इसी के साथ जो है इसमें जो जिस तकनीक का उपयोग हो वो डिजिटल तौर पर भी इस तकनीक का उपयोग इसमें किया जाएगा। अब अगर हम बात करें तो इसकी जो मुख्य विशेषता है, इसकी मुख्य विशेषता के अंतर्गत देखें तो अधिक स्वायत्ता, इसमें जो है कि इससे जो है अधिक शक्ति भी इससे मिलेगी, हस्तक्षेप, राजनीतिक हस्तक्षेप भी इससे कम होगा, पारदर्शिता एवं जवाबदेही बढ़ेगी, लोकतांत्रिक चुनाव प्रणाली को इससे बढ़ावा मिलेगा। और इससे के अलावा अगर हम बात करें तो इससे में जो है इसके द्वारा इसमें जो व्यापक एवं राज्य की भागीदारी भी इसके द्वारा हमें देखने को मिलेगी। अब हम देखते हैं तो उभरते हुए क्षेत्र में विस्तार। अब उभरते हुए क्षेत्र में विस्तार से अगर हम इसका तात्पर्य है कि जैसे इसकी संभावनाएं अभी जो है अभी के आधुनिक तौर पे कई क्षेत्रों में इसके विस्तार हमें देखने को मिल रहे हैं। जैसे कि अगर हम बात करें जैविक कृषि, तो इसमें जो है
किसान जो है प्राकृतिक खेती एवं जैविक उत्पादों के माध्यम से इसे बाजार तक जोड़ना, ताकि इसके द्वारा जैविक कृषि को भी बढ़ावा मिले और निर्यात की संभावनाओं में भी वृद्धि करना। अब इसी के साथ ही ग्रीन एनर्जी, जिसमें जो है हम सौर ऊर्जा, बायोगैस एवं पवन योजनाओं को भी सहकारी समितियों की भागीदारी में आते हैं, ताकि इसमें जो है सहकारी में स्टेट एवं पब्लिक दोनों का इसमें महत्वपूर्ण भूमिका हो और ऊर्जा को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में इसमें प्रयास किया गया। इसके अलावा जो है कृषि प्रसंस्करण, जिसे एग्री प्रोसेसिंग कहते हैं, फसलों को सीधे बाजार में बेचने के बजाय स्थानीय स्तर पर इसके द्वारा है जो प्रसंस्करण इकाइयों को भी स्थापित करना। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जैसे ही हमारी फसलें हो जाती है तो हम डायरेक्ट उसे बाजार में लेके आते हैं या फिर बिचौलियों के द्वारा इसे बेचते हैं, और पर इसमें जो है इसके द्वारा इसे बदलने की कोशिश की गई है। अब इसके द्वारा जो है युवाओं को जोड़ने के लिए स्टार्टअप एवं न्यू आइडिया का भी इसमें बात की गई है। इससे जो है युवा उद्यमी जो है सहकारी मॉडल को इसके द्वारा जोड़ा जाएगा, ताकि तकनीकी आधार में भी समाधान मिलेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ई कॉमर्स के क्षेत्र में भी काफ़ी सहयोग की इससे बात की जा रही है। अब हम देखते हैं इसका तकनीकी पहल, तो इससे डिजिटल अनुभव प्रणाली हमें देखने को मिलेगा, ऑनलाइन पोर्टल पर सेवाएं और आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास एवं डेटा प्रोसेसिंग, ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। अब अगर हम बात करें तो इसके जो बेनिफिट्स है वो गांव एवं ग्रामीण एवं किसानों के बीच जो है सशक्तिकरण को बढ़ावा देना, स्वरोजगार को बढ़ावा देना, कृषि की उत्पादकता में वृद्धि एवं आर्थिक लोकतांत्रिकरण इसके द्वारा हमें देखने को मिलता है। किंतु इसके बीच ही हमें कुछ चुनौतियों को भी सामना करना पड़ सकता है, जैसे कि राज्य स्तरीय मतभेद। जैसा कि हम जानते हैं कि हर राज्यों के बीच में कुछ ना कुछ मतभेद होते रहते हैं, तो वो भी यहाँ से हमें देखने को मिलेंगे। प्रशिक्षण एवं जागरूकता की कमी, आज भी जो है हमें जैसे कि जैविक खेती, ग्रीन एनर्जी, इसके अलावा जो है स्टार्टअप एवं तकनीकी क्षेत्र जैसी चीज़, ई कॉमर्स एवं मार्केटिंग, इन सारी चीज़ों की भी काफ़ी नॉलेज बहुत से लोगों को नहीं है। तो एक तरह से इसमें जो है प्रशिक्षण एवं जागरूकता की भी बहुत ज़्यादा कमी देखने को मिल रही है। भ्रष्टाचार एवं जवाबदेही की बात करें तो भ्रष्टाचार एवं जवाबदेही में हमारा आता है कि भ्रष्टाचार के मामले भी काफ़ी अधिक हमें देखने को मिलते हैं। और इसके अलावा जो है वित्तीय सशक्तिकरण, ये भी कहीं ना कहीं इसके लिए बहुत बड़ी चुनौती साबित हो सकती है, क्योंकि वित्तीय सशक्तिकरण भी इसके लिए ज़रूरी है। अब इससे निष्कर्ष ये निकलता है कि सहकारी क्षेत्र जो है आधुनिक भारत को एक नया स्वरूप प्रदान करने में मदद सहायक होगी, जो है परिवर्तन की ओर एक कदम भी इसके द्वारा दिया जाएगा। और यह नीति आर्थिक स्वतंत्रता, पारदर्शिता एवं लोकतांत्रिक संचालन के भी लिए भी उत्तरदायी प्रणाली के तौर पे कार्य करेगी। अब ये जो है भारत की ग्रामीण रीढ़ भी है। सहकारी संस्था अब केवल ना जो है पारंपरिक कृषि तक सीमित रहेगी, बल्कि जैविक कृषि, हरित ऊर्जा एवं स्टार्टअप जैसे क्षेत्रों में भी नवीन अवसरों को भी इससे बढ़ावा मिलेगा। और सहकारी से समृद्धि का आधार, यह नीति सहकारिता को एक सशक्त एवं सामाजिक आर्थिक उपकरण के रूप में भी स्थापित करने की एक दिशा में मील का पत्थर भी साबित होगी। और इसी के साथ अगर हम भविष्य की दृष्टि से बात करें तो एक सशक्त, स्वायत्त एवं नवाचार प्रधान सहकारी ढांचा भी भारत के समावेशी विकास को इसके द्वारा गति मिलेगी।